बाबर, मुगल वंश का संस्थापक। भारत का इतिहास वीर योद्धाओं, महान सम्राटों और विशाल साम्राज्यों की कहानियों से भरा हुआ है। इन कहानियों में एक नाम जो खास तौर पर उभर कर आता है वह है बाबर का, जो मुगल वंश के संस्थापक थे। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था, जो आज के उज्बेकिस्तान में स्थित है। बाबर तैमूर लंग के वंशज थे, जो एक महान तुर्क मंगोल विजेता थे। अपनी मां की तरफ से वह चंगेज खान के वंश से थे, जो मंगोल साम्राज्य के संस्थापक थे। इस महान वंश ने बाबर में नेतृत्व के गुण और सैन्य रणनीति की गहरी समझ पैदा की। कम उम्र में ही बाबर को अपने पिता की मृत्यु के बाद फरगना के शासक का भार संभालना पड़ा। फरगना की गद्दी संभालते ही बाबर को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। विद्रोह, आक्रमण और आंतरिक कलह ने उनके शासनकाल को अस्थिर कर दिया। हालांकि बाबर एक दृढ़ निश्चयी और महत्वाकांक्षी शासक थे। उन्होंने इन चुनौतियों का डटकर सामना किया और खुद को एक कुशल योद्धा और रणनीतिकार साबित किया। बाबर का जीवन साहस, दृढ़ता और नेतृत्व का एक असाधारण उदाहरण है, जिसने उन्हें भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने के लिए प्रेरित किया। केवल 11 वर्ष की आयु में बाबर को फरगना के शासक का भार सौंपा गया। उनके पिता उमर शेख मिर्जा की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। एक बच्चे के रूप में बाबर को अपने चाचाओं और अन्य रिश्तेदारों से अपने सिंहासन के लिए लगातार खतरों का सामना करना पड़ा, जो सत्ता के लिए लालायित थे। फरगना, जो मध्य एशिया में स्थित एक छोटा सा राज्य था, आंतरिक कलह और बाहरी खतरों से घिरा हुआ था। पड़ोसी शासक लगातार फरगना पर आक्रमण करने और उस पर कब्जा करने के अवसर की तलाश में रहते थे। इस अशांत वातावरण में बाबर ने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए और अपने शासन को सुरक्षित करने के लिए संघर्ष किया। हालांकि युवा बाबर में साहस और दृढ़ संकल्प कूट कूट कर भरा था। उन्होंने अपने दुश्मनों का डटकर सामना किया और कई लड़ाइयों में विजय प्राप्त की। इस दौरान उन्होंने सैन्य रणनीति की बारीकियों को सीखा और नेतृत्व के गुणों को निखारा। युवा शासक ने महसूस किया कि उसे अपने राज्य की सीमाओं को सुरक्षित करने और अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए एक मजबूत सेना और वफादार सहयोगियों की आवश्यकता है। इस प्रकार बाबर ने अपनी सेना का पुनर्गठन किया, नए सैनिकों की भर्ती की और अपने राज्य की सुरक्षा के लिए नए गठबंधन बनाए। समरकंद, जो वर्तमान उज्बेकिस्तान में स्थित है, एक ऐतिहासिक शहर था जो अपने वैभव और रणनीतिक महत्व के लिए जाना जाता था। यह शहर बाबर के पूर्वज तैमूर लंग की राजधानी भी था। समरकंद पर विजय प्राप्त करना बाबर का सबसे बड़ा सपना था। 1497 में जब बाबर केवल 14 वर्ष के थे, उन्होंने समरकंद पर आक्रमण करने और उसे जीतने का साहसिक फैसला लिया। अपनी छोटी लेकिन वफादार सेना के साथ बाबर ने समरकंद पर चढ़ाई कर दी और कई महीनों की घेराबंदी के बाद शहर पर कब्जा कर लिया। समरकंद पर कब्जा बाबर के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन यह जीत अल्पकालिक साबित हुई। फरगना में आंतरिक विद्रोह के कारण बाबर को समरकंद छोड़कर वापस लौटना पड़ा। समरकंद के नुकसान ने बाबर को गहराई से प्रभावित किया। हालांकि इस हार ने बाबर को तोड़ने के बजाय उन्हें और मजबूत बनाया। बाबर ने समरकंद की हार से बहुमूल्य सबक सीखा। उन्होंने महसूस किया कि केवल सैन्य शक्ति ही सफलता की गारंटी नहीं है। उन्हें अपने शासन को मजबूत करने, कुशल प्रशासन स्थापित करने और अपनी प्रजा का विश्वास जीतने की आवश्यकता है। समरकंद के नुकसान के बाद बाबर ने अपना ध्यान काबुल की ओर मोड़ा, जो एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर था, जो भारत और मध्य एशिया के बीच व्यापार मार्गों को नियंत्रित करता था। 1504 में बाबर ने काबुल पर विजय प्राप्त की और उसे अपनी नई राजधानी बनाया। काबुल में बाबर ने एक मजबूत शासन स्थापित किया और अपनी सेना का पुनर्गठन किया। उन्होंने तोपखाने का महत्व समझा और अपनी सेना में तोपों को शामिल किया। बाबर ने अपने सैनिकों को आधुनिक युद्ध तकनीकों का प्रशिक्षण भी दिया। काबुल से बाबर ने भारत की समृद्धि और वैभव के बारे में सुना था। भारत में उस समय दिल्ली सल्तनत का शासन था, जो कमजोर और विभाजित हो चुकी थी। बाबर ने भारत को जीतने और वहां एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने का सपना देखा। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए एक और कारण यह था कि वह तैमूर लंग के नक्शे कदम पर चलना चाहता था, जिसने 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। बाबर का मानना था कि भारत विजय का एक उपयुक्त क्षेत्र है और वह अपनी किस्मत आजमाने के लिए दृढ़ था। सेक्शन 5, पानीपत की पहली लड़ाई, एक नया अध्याय। 1526 में बाबर ने अपनी सेना के साथ भारत पर आक्रमण किया। बाबर की सेना हालांकि संख्या में कम थी, लेकिन अच्छी तरह से प्रशिक्षित और आधुनिक हथियारों से लैस थी।
दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी, जिनके पास एक विशाल सेना थी, ने बाबर का सामना पानीपत के मैदान में किया। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई। यह लड़ाई भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण लड़ाई थी, जिसने भारत में मुगल शासन की नींव रखी। बाबर ने अपनी सैन्य रणनीति, तोपखाने के कुशल उपयोग और सैनिकों के अदम्य साहस के कारण इब्राहिम लोदी को हराया। बाबर ने तुलुगमा नामक युद्ध रणनीति का इस्तेमाल किया, जिसमें उन्होंने अपनी सेना को 3 भागों में विभाजित किया: वामपंथी, दक्षिणपंथी और केंद्र। उन्होंने अपनी सेना के सामने ऊंटों की एक पंक्ति भी तैनात की, जिसने इब्राहिम लोदी की सेना के हाथियों को भगा दिया। पानीपत की जीत ने बाबर के लिए दिल्ली और आगरा के द्वार खोल दिए। बाबर ने दिल्ली में प्रवेश किया और खुद को भारत का शासक घोषित किया। इस प्रकार बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की, जो अगले 3 शताब्दियों तक भारत पर राज करेगा। सेक्शन 6, खानवा की लड़ाई, सत्ता का सुदृढ़ीकरण। पानीपत की शानदार जीत के बावजूद बाबर का भारत में शासन अभी तक सुरक्षित नहीं था। उन्हें अभी भी कई राजपूत शासकों का सामना करना था, जो बाबर के शासन को चुनौती देने के लिए एकजुट हो रहे थे। इन राजपूत शासकों का नेतृत्व मेवाड़ के शक्तिशाली शासक राणा सांगा कर रहे थे। 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में बाबर और राणा सांगा की सेनाओं के बीच एक भीषण युद्ध हुआ। ये लड़ाई बाबर के लिए एक कठिन परीक्षा थी, क्योंकि राणा सांगा के पास एक विशाल और शक्तिशाली सेना थी। हालांकि बाबर ने एक बार फिर अपनी सैन्य प्रतिभा का परिचय दिया। उन्होंने अपनी तोपों का कुशल उपयोग किया और अपनी सेना का नेतृत्व बहादुरी से किया। खानवा की लड़ाई में बाबर की जीत ने भारत में मुगल सत्ता को मजबूत किया और बाबर को एक निर्विवाद शासक के रूप में स्थापित किया। सेक्शन 7, चंदेरी और घाघरा, विजय अभियान जारी। खानवा की जीत के बाद बाबर ने भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार जारी रखा। उसने 1528 में चंदेरी पर आक्रमण किया, जो एक दुर्गम किला था जिस पर राजपूत शासक मेदिनी राय का शासन था। चंदेरी की लड़ाई में बाबर ने एक बार फिर अपनी सैन्य रणनीति और तोपखाने के कुशल उपयोग से विजय प्राप्त की। 1529 में बाबर ने बिहार के अफगान शासकों के खिलाफ घाघरा की लड़ाई लड़ी। घाघरा की लड़ाई बाबर की आखिरी बड़ी लड़ाई थी। इस लड़ाई में बाबर ने अपनी नौसेना का भी इस्तेमाल किया, जिसने अफगान सेना को नदी पार करने से रोक दिया। घाघरा में जीत ने बाबर के साम्राज्य को बंगाल तक विस्तारित कर दिया और उसे उत्तरी भारत का निर्विवाद शासक बना दिया। इन विजयों ने बाबर को भारत में मुगल साम्राज्य की नींव को मजबूत करने और एक कुशल प्रशासनिक ढांचा स्थापित करने का अवसर प्रदान किया। सेक्शन 8, बाबर योद्धा, विद्वान और शासक। बाबर न केवल एक महान योद्धा और रणनीतिकार थे, बल्कि वह एक विद्वान, कवि और कला प्रेमी भी थे। उन्हें फारसी, तुर्की और अरबी भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी, जो उनकी जिंदगी और अनुभवों का एक जीवंत चित्रण है। बाबरनामा न केवल एक ऐतिहासिक दस्तावेज है, बल्कि यह साहित्य की एक उत्कृष्ट कृति भी है। इसमें बाबर ने अपनी युद्ध रणनीतियों, अपने शासन के सिद्धांतों, अपने व्यक्तिगत विचारों और अपनी भावनाओं का वर्णन किया है। शासक के रूप में बाबर न्यायप्रिय और उदार थे। उन्होंने किसानों के हितों की रक्षा के लिए कई कदम उठाए और व्यापार को बढ़ावा दिया। बाबर ने कला और संस्कृति को भी प्रोत्साहित किया। उनके शासनकाल में कई मस्जिदों, उद्यानों और इमारतों का निर्माण हुआ। सेक्शन 9, मुगल विरासत की नींव। 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। वह केवल 47 वर्ष के थे। उनके मृत्यु के बाद उनके पुत्र हुमायूं ने मुगल सिंहासन संभाला। हालांकि बाबर का शासनकाल छोटा था, लेकिन उन्होंने भारत में मुगल साम्राज्य की मजबूत नींव रखी। बाबर ने भारत में एक नए युग की शुरुआत की। उन्होंने एक केंद्रीकृत प्रशासन प्रणाली की स्थापना की, कला और संस्कृति को प्रोत्साहित किया और भारत के सामाजिक और आर्थिक जीवन को समृद्ध बनाया। मुगल साम्राज्य जो बाबर ने स्थापित किया था, अगले 3 शताब्दियों तक भारत में एक प्रमुख शक्ति बना रहा। बाबर की विरासत आज भी भारत में दिखाई देती है। उनके द्वारा शुरू की गई वास्तुकला शैली, जिसे मुगल वास्तुकला के नाम से जाना जाता है, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न अंग है। ताजमहल, लाल किला और फतेहपुर सीकरी जैसे स्मारक मुगल वास्तुकला के शानदार उदाहरण हैं। बाबर एक दूरदर्शी नेता, एक कुशल योद्धा और एक उदार शासक थे। उन्होंने भारत के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी और मुगल साम्राज्य की नींव रखी, जिसने भारत को एक नई दिशा दी।